बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ SPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 18। इससे पहले वीडियोस जो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि हैं कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता रहा हूँ, तो उन्हीं टॉपिक्स में से ये MCQs मैंने बनाए हैं। और आज ये हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQs है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए सिंगल सर्किट बोर्ड दैट प्रोवाइड द path through which the processor communicates with the memory components and peripheral devices। तो अब देखें, हमारे कंप्यूटर CPU के अंदर एक चिप लगी होती है, बड़ी सी चिप, जिसके ऊपर हमारे कंप्यूटर का सारा सर्किट बना हुआ होता है और मुख्तलिफ डिवाइसेस उस पर एम्बेडेड होती हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो मदरबोर्ड, और इसकी राइट ऑप्शन है ए। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आता है, व्हाट स्मॉल कंपोनेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। और इसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सिस्टम यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और ये मदरबोर्ड और डिवाइस के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम कर रही होती है, जो कि डिवाइस कंट्रोलर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उनको इंटरप्रेट करता है, और इसके अलावा उनको ऑपरेशंस को इंटरनली प्रोसेस करता है, और उनको प्रोसेस करने के बाद एक्सटर्नली आउटपुट प्रोवाइड करता है, लेकिन नेटवर्क कनेक्शंस को मॉनिटर नहीं करता। तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसर हाई स्पीड वर्किंग स्टोरेज एरिया डेट स्टोर ओनली ए फ्यू बाइट्स आर कॉल्ड। प्रोसेसर के साथ हमने पढ़ा था कि छोटी छोटी स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं जिनको हम कहते हैं रजिस्टर, और इसकी राइट ऑप्शन है द प्रोग्राम रजिस्टर कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड, लोकेशन इन द रैम ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, और रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग डिकोडेड। तो जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है, जो हमारी प्रोग्राम की लोकेशंस होती है रैम में, यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है CPU के थ्रू, तो उस एड्रेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में या प्रोग्राम रजिस्टर में स्टोर होता है, और इसकी दुरुस्त ऑप्शन है बी। फिर आते हैं, विच टाइप ऑफ रोम इज फाउंड ऑन ऑल PCs, input output devices and storage devices and easily altered by the user। तो इसके जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है फ्लैश। ये रैम, सिम एंड डिम, इनके बारे में भी मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप जहाँ के डिटेल देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, हाउ इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज मेजर्ड। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम। इंस्ट्रक्शन टाइम क्या होता है कि जब हम रैम से एक इंस्ट्रक्शन को CPU तक फेच करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन टाइम कहलाता है, और जब हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो एग्जीक्यूशन में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, इन दोनों को मिला के इंस्ट्रक्शंस प्लस एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारा बनता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है, और इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी। फिर आते हैं CISC यानी कि सिक मीन्स, इसकी दुरुस्त ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बारे में मैंने एक लेक्चर आपको दिया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पढ़ा था, और इसके पैरेलल में एक दूसरी चीज़ है रिस्क यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट अनदर इंस्ट्रक्शंस बिफोर द करंट इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कि आपने एक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की और वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, और उसके बाद आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो ये जो मैकेनिज्म है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पाइपलाइनिंग। द न्यू USB 2.0 स्टैंडर्ड, ये USB का एक नया स्टैंडर्ड है, और ये आम जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है उससे 40 टाइम फास्टर होते हैं। डेटा रीड एंड राइट करते वक्त हमें 40x स्पीड प्रोवाइड करती है बनस्बत ओरिजिनल स्टैंडर्ड के। विच बस इज
आल्सो कार्ड फायर और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं टर्म वो है 1394 बस। वर्ड पोर्ट ट्रांसमिट डेटा वेया इंफ्रारेड लाइट वेव, तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है ए, जो कि है IRDA यानी कि इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो में पढ़ा था, आप उस लिंक पे जाके इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था और पोर्ट्स वाले लेक्चर में इसकी डिटेल अवेलेबल है। What % of PC uses an Intel प्रोसेसर? इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेसर प्रोड्यूस करती है और इसके पैरेलल में और कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मेजरली इंटेल के प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं तो कितने % यूज़ हो रहे हैं। तो ये 90% यूज़ हो रहे हैं इंटेल के प्रोसेसर और इसके अलावा 10% बाकी कंपनीज के प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। Which hardware component of computer are usually found inside of the memory unit? तो मेमोरी यूनिट के अंदर हमारा प्रोसेसर होता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी या जिसको हम रैम भी कहते हैं, और इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में हमारे रोम और स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है बी। फिर इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है कंप्यूटर क्लॉक या सिस्टम क्लॉक के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस लिंक पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सिस्टम क्लॉक या कंप्यूटर क्लॉक ये होती है कि एक सेकंड में या नंबर ऑफ टिक्स होती हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर कितना टाइम लेता है, तो उसको कहा जाता है क्लॉक टिक। और जितने क्लॉक टिक एक प्रोसेसर यूटिलाइज करता है तो उसको कहा जाता है क्लॉक स्पीड या क्लॉक वेट, और इसी से हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं और ये मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। CPU stand for Central Processing Unit. The arithmetic or logic unit perform the following action. Arithmetic unit perform करता है हमारे arithmetic like addition and subtractions, और लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है जैसे कि हमने कोई चीज़ों को कंपेयर करना हो, इक्वल टू, ग्रेटर या लेस देन कैलकुलेट करके। इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी, जिसमें बी एंड सी दोनों शामिल हैं। द CPU इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो CPU के अंदर ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पाया जाता है, कंट्रोल यूनिट पाया जाता है और इसके साथ रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज CPU से एक अलग चीज़ है जो हम मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ CPU डिसाइड्स विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बाय द CPU। अब हमने CPU के बारे में और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने इसके जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और एक और कंपोनेंट है जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है विद इन द CPU जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU तमाम तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल यूनिट से हो रही होती है। तो ये जो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है बी। फिर इसके बाद आते हैं विच कंपोनेंट ऑफ CPU कंपेयर्स द कंटेंट ऑफ टू पीसेस ऑफ द डेटा। फिर वही बात है कि जो सिस्टम यूनिट में हमने CPU के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है और कंट्रोल यूनिट उन कैलकुलेशंस को देख रहा होता है, उनकी कंट्रोलिंग कर रहा होता है। तो अब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक कंपैरिजन करना हो, इक्वल टू, स्मॉलर देन, लार्जर देन, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे ALU में होते हैं। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है ए। फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द डेटा स्टोरेज। तो कंट्रोल यूनिट इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। इसके अलावा डिस्क जो कि हमारी परमानेंट स्टोरेज के तौर पे यूज होती है, रैम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होती है, और रजिस्टर एक स्मॉल स्टोरेज कंपोनेंट है जो विद इन द CPU यूज हो रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट हमारा इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट एक्सेप्ट। अब मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल यूनिट हमारे सिस्टम
में जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसका किसी एग्जीक्यूशन में या किसी इंस्ट्रक्शंस में कोई रोल नहीं होता। तो अगर हमने डेटा को फैच करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको दोबारा डीफैच करना है या रैम को रिटर्न करना है, तो वो सारे प्रोसेस जो हो रहे होते हैं वो ALU की बेस पे हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग जो हो रही होती है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रही होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करना और इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, उनको देखना कि क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो ये काम जो है कंट्रोल यूनिट का नहीं है बल्कि सिर्फ उनकी निगरानी करने का है। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है ए, विच कंपोनेंट ऑफ CPU इंटरेक्ट विद द प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कंट्रोल यूनिट की, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं या कोई भी डेटा जब हम यूज़ करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में लोड होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। जब हम उसको CPU की तरफ फैच करते हैं तो उसको प्रोसेस होने के लिए कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा इंटरेक्ट होता है CPU का कंपोनेंट? कंट्रोल यूनिट। मैग्नेटिक मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड डिस्क मेमोरी। RAM is a volatile memory. A bus line consists of parallel data path. बस लाइन या बसेस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि बसेस एक ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं जो डिफरेंट लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह के 8 लाइन होती हैं उसमें 16 हो सकती हैं, 32 हो सकती हैं, वो पैरेलल में काम कर रही होती हैं। तो जितनी वो नंबर ऑफ लाइंस होंगी तो हम कहेंगे इतने नंबर ऑफ बिट्स बस है। जैसा कि 8 बिट बस जिसमें आपके पास 8 लाइंस होंगी, 16 बिट बस जिसमें आपके पास 16 लाइंस होंगी। हमारे सिस्टम में जो भी डेटा दो कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस CPU से किसी डिवाइस तक जा रही हैं या कोई भी एड्रेस CPU से किसी डिवाइस को जा रहा है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो सारा का सारा बसेस के थ्रू ही होता है। बसेस के आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसा कि डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और कुछ एडिशनल बसेस भी हैं। तो इन तमाम पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस मौजूदा वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। A set of electrical paths they transport data from one part of the computer to another part। तो ये जो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि बसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ होती हैं डेटा बसेस जो कि हमारे डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस या एड्रेसेस को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं और इसके अलावा दीगर काम भी कर रहे होते हैं। तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इस सवाल का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बस, जो कि हमारे डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। ए टाइप ऑफ बसेस दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस व्हाइल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारा कंट्रोल बस के थ्रू काम हो रहा होता है, जिसने हमारे सिस्टम में कंट्रोल करना होता है कि कौन से डेटा कहाँ से किस टाइम पिक करना है, किस डिवाइस को प्रोवाइड करना है, कौन सा एड्रेस किस डिवाइस तक किस टाइम पे पहुंचाना है, किस सीक्वेंस में पहुंचाना है। तो ये सारे सीक्वेंसेस जो होते हैं वो कंट्रोल बस के थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं। एडिशनल डेटा एंड प्रोग्राम्स नॉट बीइंग यूज्ड बाय द CPU आर स्टोर्ड। अच्छा, एडिशनल डेटा से मुराद कि हमारे सिस्टम में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ होता है जो कि हम एट अ टाइम सारे का सारा डाटा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे पास दो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। एक तो है हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं और या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, और दूसरी है हमारी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि रैम, वोलेटाइल मेमोरी भी जिसको कहते हैं। तो जो डेटा हमारी अंडर एग्जीक्यूशन होता है या इन प्रोसेस होता है जिसको हम ऑन द स्पॉट यूज़ कर रहे होते हैं वो रैम में लोड किया जाता है, जिसको CPU फैच करके उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। और इसके अलावा बाकी जितना भी डेटा होता है जो हमारे यूज़ में नहीं होता तो वो हमारी हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ होता है। तो CPU जिस डेटा को यूज़ नहीं कर रहा वो डेटा हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसको हम आम ज़बान में हार्ड डिस्क कहते हैं उसमें पड़ा हुआ होगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट रन द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। व्हेन CPU एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपन फर्स्ट। तो सबसे पहले उसको हम इंस्ट्रक्शंस को फैच करते हैं, यानी कि वो रैम में जो सॉफ्टवेयर या
डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है तो CPU रैम से उस चीज़ को फैच करेगा और फैच करने के बाद डिकोड किया जाता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। उसको हम डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूशन के बाद हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो मुतल्लिका आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ये जो हमारे कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं तो यही कंट्रोल कर रही होती है कि हमारे सिस्टम में कौन सी सीक्वेंसेस के ज़रिए हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शंस इनटू कमांड इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। कंप्यूटर ऑपरेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड बाय CPU क्लॉक। अब CPU क्लॉक पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। CPU क्लॉक हमारे प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करती है। इसमें आप डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। द सिस्टम क्लॉक keeps the systems processing on the time. Clock rate of processor is measured in megahertz. यह मेजरिंग यूनिट है और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो पिको सेकंड्स होता है। उसके बाद नैनो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स एंड मिली सेकंड्स। मेगा हर्ट्स MHz मेगा हर्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के मज़ीद MCQs के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।